नमस्ते, मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम प्रश्न 11 की ओर चलते हैं। तो MST 5 के जो क्वेश्चन आंसर्स है 2019 जून के प्राय उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो चुके, उसके आंसर आपको मैं प्रस्तुत करती हूँ। और यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखिए। तो एक है सहृदय मार्क्स, दूसरा है मार्क्सवादी चिंतन, तीसरा रूपवादी समीक्षा पद्धति, चौथा है प्रतीकवाद और पांचवा आधुनिकवाद। तो इस तरह से आपको किन्हीं दो के विषय में लिखने के लिए आएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने पांच प्रश्न के उत्तर यहाँ पर मैं प्रस्तुत करी, क्योंकि इसमें से शायद ये 5 में से किसी दो को आप प्राप्त कर सके। तो पहले प्रश्न पर हम चलते हैं। सहृदय क्या है जानते हैं। सहृदय शब्द का अर्थ है समान हृदय वाला। सहृदय का अर्थ है समान हृदय वाला। कवि, कलाकार, मूर्तिकार या शिल्प के हृदय में जो विशिष्ट भाव रहते हैं उसको वही अनुभव कर सकता है जो उसी प्रकार की अनुभूतियाँ संपन्न हृदय रखता हो। रचनाकार के हृदय में जो व्याकुलता होती है उसे रूप देने का ही कला है। उसके लिए कवि या कलाकार को साधना की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार की व्याकुलता कवि या कलाकार के चित्त में होगी, उसी प्रकार की व्याकुलता उसकी कृति या रचना सहृदय के हृदय में उत्पन्न कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए यदि कवि या कलाकार समाधिनिष्ठ हो सकता है तो बदले में सहृदय को भी समाधिनिष्ठ कर सकता है। यदि वह शिथिल समाधि है तो सहृदय की भी समाधि शिथिल होगी। अब समझ पा रहे सहृदय क्या है। सहृदय वाला का अर्थ है समान हृदय वाला। कवि, कलाकार, मूर्तिकार या शिल्प जिसे भी ले लो कि हृदय में जो विशिष्ट भाव रहते हैं उसको वही अनुभव कर सकता है जो उसी प्रकार की अनुभूति संपन्न हृदय रखता हो। यानी सहृदय ने जिसके हृदय में, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके हृदय में जो भाव है दूसरे के हृदय में भी वही भाव है, तो एक दूसरे की अनुभूति समझ पाते हो तो उसे सहृदय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कलाकार हो, मूर्तिकार हो, कवि हो, अगर दोनों के भाव समान है, अनुभव समान है, तो वो अनुभव को समझ सकते हैं, उसे को सहृदय कहते हैं। रचनाकार के हृदय में जो व्याकुलता होती है उसे रूप देने का प्रयत्न ही कला है। जो रचनाकार के हृदय में जो व्याकुलता होती है वो उसे रूप देने का प्रयत्न करता है और उसी को ही कला कहता है। उसके लिए कवि या कलाकार को साधना की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार की व्याकुलता कवि या कलाकार के चित्त में होगी, उसी प्रकार की व्याकुलता उसकी कृति या रचना हृदय में उत्पन्न कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए यदि कवि या कलाकार समाधिनिष्ठ हो सकता है तो बदले में सहृदय को भी समाधिनिष्ठ कर सकता है। यदि वो शिथिल समाधि है तो सहृदय की भी समाधि शिथिल होगी। समाधि का अर्थ है इंद्रियों का बाहरी विषयों से निवृत्त होकर अंतर्मुखी होना। समाधि का अर्थ है इंद्रियों का बाहरी विषयों से निवृत्त होकर अंतर्मुखी होना। भारतीय आचार्यों के अनुसार जब तक कवि के चित्त में स्वयं रसानुभूति नहीं होती तब तक वह सहृदय को भी रस का बोध नहीं करवा सकता। कवि या रचनाकार अंतरतम की रसानुभूति को रूप देता है और सहृदय उस रूप का बाह्य प्रत्यक्ष करके अंतर्मुखी होता है। काव्य के प्रसंग में रस लोकोत्तर अनुभूति है, ऐसा भी सभी आचार्यों का कहना है कि इसका अर्थ यह है कि लोक में जो लौकिक अनुभूति होती है उसे विभिन्न कोटि की यह अनुभूति है। प्रत्यक्ष जीवन में राम और सीता का प्रेम है वो लौकिक है, परंतु नाटक या काव्य स्वादन से जो सीता और राम हमारे चित्त में बनते हैं वे उससे भिन्न हैं। वस्तुतः सामाजिक या सहृदय के हृदय में संस्कार रूप में सूक्ष्मता, स्थिति, रति आदि स्थायी भाव होते हैं। जिनके हृदय में संस्कार रूप में सूक्ष्मतया
स्थिति, रति आदि स्थायी भाव होते हैं और जिनके हृदय में ये संस्कार जितने जागरूक होते हैं वे उतना ही अधिक रसास्वादन कर सकते हैं। वासना रूप में स्थिति स्थायी भाव भी उन्हीं सामाजिकों में सम्यक और अभिव्यक्ति होता है जिन्होंने लौकिक जीवन में ललना, उद्यान तथा कटाक्ष आदि के द्वारा रति आदि के बार बार अनुभूति की है उसे और उसमें निपुणता प्राप्त करती है, अर्थात जो रसिक है विरक्त नहीं हो गए हैं। इस प्रकार सहृदय सामाजिकों में ही इत्यादि भाव की अभिव्यक्ति हुआ करती है। असहृदयता के लिए सहज संस्कार आवश्यक है, इसलिए आचार्यों ने सहृदय को सवासन कहा है, अर्थात सकल सहृदय संवाद भाजा। सकल सहृदय संवाद भाजा समस्त सहृदयों की समान अनुभूति का विषय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सहृदय पहले बाह्य रूप को प्रत्यक्ष करता है और फिर धीरे धीरे सूक्ष्मतर तत्वों की ओर जाता है। उदाहरणार्थ लोक में घट शब्द का अर्थ है मिट्टी का बना हुआ पात्र विशेष, किंतु यह घड़ा स्थूल होता है। यदि हम शब्द का उच्चारण मन ही मन करें तो घड़ा पद और घड़ा पदार्थ सूक्ष्म रूप में चित्त में आ जाता है। इस प्रकार जो मानस मूर्ति तैयार होती है वो सूक्ष्म कही जाती है। इस प्रकार स्थूल जगत के सिवा एक सूक्ष्म जगत की मानस मूर्ति रचने की सामर्थ्य मनुष्य मात्र में है। इसे ही भाव जगत कहते हैं। लोक में जो घड़ा है वो स्थूल जगत का अर्थ है। मानस अर्थात अर्थ भाव जगत का अर्थ है। मानस अर्थ भाव जगत का अर्थ है। घर नामक पद का यह सूक्ष्म है और लोक में प्रचलित स्थूल अर्थ से यह भिन्न है। उसके बाद हम देखते हैं मार्क्सवादी चिंतन, मार्क्सवादी आर्थिक चिंतन सिद्धांत। ये दूसरा प्रश्न है। मार्क्सवादी चिंतन साहित्य को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का शास्त्र मानते हैं। मार्क्सवादी चिंतन साहित्य को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का शस्त्र मानते हैं। उनकी दृष्टि में समाज के हित कल्याण की चेतना ही साहित्य सृजन की प्रेरणा है। हिंदी के प्रगतिवादी कवियों निराला, नागार्जुन, मुक्तिबोध तथा राष्ट्रीय कवि दिनकर ने भी अपने चारों ओर व्याप्त शोषण, उत्पीड़न, गरीबी, अभावों को देखकर उसे विक्षुब्ध होकर कविताएं लिखी। शोषितों के प्रति सहानुभूति और शोषकों के प्रति घृणा, आक्रोश, क्षोभ प्रकट किया। कुकुरमुत्ता कविता में निराला का क्षोभ देखिए। अभी सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू, रंग आवो, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। यानी अब समझ पा रहे हैं, मार्क्सवादी चिंतन साहित्य का सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का शस्त्र मानते, माने सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का शस्त्र मानते किस मार्क्सवादी चिंतन को। मार्क्सवादी चिंतन से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुआ है। उनकी दृष्टि में समाज के हित कल्याण की चेतना ही साहित्य सृजन की प्रेरणा है। हिंदी के प्रगतिवादी कवियों में निराला, नागार्जुन, मुक्तिबोध तथा राष्ट्रीय कवि दिनकर ने भी अपने चारों ओर व्याप्त शोषण, उत्पीड़न, गरीबी, अभावों को देखकर उसे विक्षुब्ध होकर कविताएं लिखी। शोषितों के प्रति सहानुभूति और शोषक के प्रति घृणा, आक्रोश, क्षोभ प्रकट किया है। कुकुरमुक्ता का कविता में निराला का क्षोभ देखिए। यानी यही जो लोग हैं, हाँ, जो समाज को शोषित करके, समाज का शोषण करके, गरीबों का शोषण करके आगे बढ़ते हैं, उसी चीज़ को कुकुरमुक्ता कविता में निराला ने कितने सुंदर से अपने क्षोभ को प्रकट किए हैं, देखते हैं। अभी सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू, रंग आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। कभी अपनी कृतियों द्वारा जनता के दुख दर्द को वाणी देता है, जनमानस को उद्बोधन देता है, जागरण का संग फूंकता है और इस प्रकार समाज में व्याप्त विसंगतियों और विद्रुपताओं को नष्ट करने के लिए काव्य लिखता है। यदि सौंदर्यवादी सौंदर्य को सृजन की मूल प्रेरणा मानते हैं तो नए कवि जीवन में जिए हुए अनुभवों को
ईमानदार व्यक्त करने की प्रबल कामना को काव्य रचना की प्रेरणा मानता है। जिया भोगा हुआ अनुभव ही अनुभूति बनकर कला सृजन की प्रेरणा का रूप धारण कर लेता है। काव्य सृजन की प्रेरणा के अन्य गौण स्रोत है उपेक्षित पात्रों के प्रति न्याय की भावना। जैसे मैथिली शरण गुप्त के साकेत में उर्मिला तथा यशोधरा में यशोधरा के चरित्र और व्यक्तित्व को उजागर करना, या किसी घटना प्रसंग का पात्र को नया रूप देने की भावना, जैसे माइकल मधुसूदन दत्त का मेघनाथ वध तथा नरेश मेहता का प्रभात पर्व कवि के जीवन में कोई घटना या क्षण विशेष की अनुभूति उसे काव्य लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। विशेषतः करुणो उत्पादक और मार्मिक घटना। वाल्मीकि का छंद माँ निष्पाद प्रतिष्ठा सत्वम क्रोंची मिथुन में से एक की व्याध द्वारा हत्या को देखकर कवि हृदय में उत्पन्न करुणा के आवेग का ही परिणाम था। हृदय की शोकाकुल स्थिति ही अधिकांश कविताओं के मूल में रही है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखें से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। निष्कर्ष यह है कि काव्य सृजन की मूल प्रेरणा आत्म अभिव्यक्ति है, भले ही उसके पीछे कारण कोई भी क्यों ना हो। तो हमने देखा कि दूसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मार्क्सवादी आर्थिक चिंताधारा। अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं, जहाँ पर आपका प्रश्न है रूपवादी समीक्षा पद्धति। रूपवादी समीक्षा पद्धति की और हम चलते हैं। तो रूपवाद का जन्म रूस में सन 1914 में हुआ था और इसकी प्रथम पुरोधा विक्टर स्कोलवस्की माने जाते हैं। यथार्थवाद सामाजिक प्रतिबद्धता से जुड़ा हुआ है। यथार्थवाद में कृतियों, विशेषतः कथा साहित्य के समकालीन समाज की स्थितियाँ, समस्याओं, विकृतियों, विसंगतियों का चित्रण हुआ है। ये लेखक अपनी रचनाओं में समाज की यथार्थ चित्रण पर बल देते थे। शिल्प के प्रति लापरवाह थे। शिल्प के प्रति उदासीन तथा उपेक्षापूर्ण भाव वह भाषा शिल्प की भूमिका में नगण्य समझने की प्रतिक्रिया में रूपवाद का जन्म हुआ। साहित्यिक रचनाओं के दो पक्ष होते हैं, वस्तु या कथ्य तथा रूप। कथ्य रचना का उद्देश्य माना जाता है तथा रूप उसका माध्यम, उसको प्रस्तुत करने का साधन। कथ्य और रूप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संस्कृत आचार्यों ने शब्दार्थ सहित काव्य तथा अंग्रेजी विद्वानों ने कंटेंट एंड द फॉर्म आर कंटामिनस कहकर इस बात का समर्थन किया है। रूपवाद ने यथार्थवाद की भाषा शिल्प के प्रति उदासीनता तथा अपेक्षा भाव का विरोध किया और कहा है कि भाषा कथ्य के माध्यम के रूप में निष्कर्षीय सामग्री मात्र नहीं, कृति की भाषा सामान्य भाषा से भिन्न होती है। वो केवल तथ्यों का विवरण मात्र नहीं देते, उसका काम केवल सूचना देना नहीं है। आचार्य शुक्ल ने कहा था कि कविता का कार्य अर्थ ग्रहण करना नहीं है, बिंब ग्रहण करना है। इसी बात को ध्यान में रखकर आइए रिचर्ड्स के भाषा के दो भेद किए हैं, रिफरेंशियल लैंग्वेज तथा इमोटिव लैंग्वेज, और काव्य की भाषा को इमोटिव लैंग्वेज कहा था। सर्जनात्मक साहित्य में साहित्यकार सामान्य बोलचाल की भाषा के स्थान पर चित्र भाषा का प्रयोग करता है। वह भाषा की अभिधा शक्ति पर निर्भर नहीं रहता, लक्षण और व्यंजन का प्रयोग करता है। साहित्य में भाषा, शब्दावली, संरचनाएं अपने अलग तथा अनोखे अर्थ लेकर आती हैं। यह सामान्य अर्थ से भिन्न होता है। गुप्त जी की पंक्तियाँ, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, में न आंचल का अर्थ दुपट्टा है और न पानी का अर्थ पानी है। आंचल का अर्थ मातृत्व और उसका दायित्व तथा पानी का अर्थ है आंसू। और दोनों पंक्तियों भारतीय नारी की करुणा दशा, उसकी पीड़ा को व्यक्त करती है। यथार्थवादी समालोचना का दोष यह है कि वह साहित्य को साहित्येतर तत्वों की कसौटी पर कसती है। लेखक की विचारधारा समाज में कल्याण को महत्व देती है। जीवन जटिल तथ्यों पर समाज में व्याप्त विकृतियाँ, विसंगतियों पर टिप्पणी करती है। भाषा शिल्प लेखक द्वारा प्रयुक्त
उन साहित्यिक और कलात्मक युक्तियों पर ध्यान नहीं देते जो रचनाओं को साहित्यिक कलात्मक गरिमा प्रदान करते हैं। साहित्यिक सर्जनात्मक रचना दार्शनिक ग्रंथ, जीवन इतिहास, समाजशास्त्र, नीति की पुस्तक से भिन्न होती है और इन भिन्नता का कारण विषय ही नहीं, उसमें प्रयुक्त भाषा शिल्पी होता है। रूपवादी समीक्षा ने इसी तर्क के आधार पर यथार्थवादी समीक्षा का विरोध किया और कहा कि साहित्य को धर्म, दर्शन, समाजशास्त्र आदि अनुशासनों की जकड़ में बंद करना उचित नहीं। रूपवाद में साहित्य को साहित्येतर अनुशासन काटकर मातृभाषा शिल्प पर केंद्रित किया। रूपवादी समीक्षक की मान्यता है, पहला, साहित्य और भाषा का अन्योन्य संबंध है, दोनों एक दूसरे से अभिन्न है। दूसरा, साहित्य की भाषा की सामग्री वही होती है जो सामान्य बोलचाल की भाषा की, किंतु उसका स्वरूप और प्रकार सामान्य भाषा से भिन्न होता है। आइए रिचर्ड्स के शब्द में काव्य भाषा भावात्मक होती है तथा व्याकरण वंश में शब्दों में वह संदर्भ युक्त होती हैं। काव्य में प्रयुक्त शब्द अपना सामान्य परिचित अर्थ न देकर भिन्न अर्थ देते हैं। तीसरा है, कवि अपनी रचना में विभिन्न अर्थ भरने के लिए पारस्परिक प्रयोग के स्थान पर नए नए प्रयोग करता है। बस्की कहता है कि व्यायाम तथा नृत्य का संचलन होता है, पर व्यायाम को कला नहीं कहा जाता जबकि नृत्य को कला कहा जाता है। इसी प्रकार काव्य भाषा में भी सामान्य भाषा का असामान्यीकरण होता है, शब्द सामान्य अर्थ न देकर भिन्न अर्थ देते हैं। तो इस तरह से आपने रूपवाद के विभिन्न यहाँ पर है। उसके बाद रूपवाद की समीक्षा के गुण और महत्व भी है। रूपवादी समीक्षा ने साहित्य को साहित्येतर अनुशासन, धर्म, नीति, दर्शन, विशिष्ट विचारधारा, समाजशास्त्र आदि के बढ़ते प्रभाव का विरोध किया, उसके दासत्व में मुक्त किया, साहित्यिक रचना की स्वायत्तता पर बल दिया। इस प्रकार उसने साहित्य की असीमता फिर स्थापित की। उसमें समीक्षा पूर्णतः साहित्यिक तथा कृति केंद्रित जो रूपवाद के ऊपर है। छोटा सा लिखना है, इतना सारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे चुन चुन के 2-4 परीक्षा के लिए प्रिपरेशन कीजिए। उसके बाद आपका प्रश्न आता है प्रतीकवाद। प्रतीकवाद के प्रमुख मान्य देते हुए प्रतीकवादी आंदोलन के ह्रास के रूप में प्रतीकवाद अपेक्षाकृत नया वाद है के अंतिम चरण में तथा इंग्लैंड में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में ही प्रतिष्ठा हुई और उसे आंदोलन जिसके विकास का श्रेय पो, बर्लिन, मलारमे तथा रिम्बा को इंद्रियों ग्राह्य बनाना भी सत्य है कि कला किसी न किसी अर्थ में सदा प्रतीकात्मक रही है। प्रतीक उतने ही पुराने हैं जितने मानव जाति। प्लूटाइंस के युग में भी कला की अवधारणा प्रतीकात्मक रूप में की जाती थी। जर्मन विद्वान स्लेगल ने कहा था कि कला का सार प्रतीकात्मक है। 20वीं शताब्दी में सौंदर्यपरक प्रतीकवाद का उद्भव 19वीं शताब्दी की कला एवं चिंतन संबंधी मनोदृष्टि के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। वह प्रकृतवाद तथा वैज्ञानिक यथार्थवाद के विरुद्ध एक दार्शनिक और कलात्मक प्रतिरोध था। प्रकृति में श्रद्धा की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न एक कलात्मक आंदोलन थे। प्रतीकवाद ने सौंदर्य उन्मुखी था क्योंकि प्रतीकवादी कलाकार आइडियल ब्यूटी में विश्वास रखता था। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में आध्यात्मिक मूल्यों को अमूर्त प्रतीक द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। प्रकृति के पक्षों या रूपों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा विचारों और भावों को, विशेष वस्तुओं, शब्द और ध्वनियों को प्रतीकात्मक अर्थ से मंडित किया। उनका मत है कि व्यक्ति के लिए यह कठिन कार्य है कि वो अपने संवेग और संवेदन सामान्य भाषा में ठीक तरह व्यक्त करे, क्योंकि प्रत्येक कवि के व्यक्तित्व की अपनी
वक्रताएं होती है, उसके संवेग विशिष्ट होते हैं। वो अपनी अनुभूति की विशिष्टता के अनुरूप अभिव्यक्ति की तलाश में प्रतीकों का निर्माण करता है, क्योंकि प्रतीक में असीम व्यंजनात्मक निहित रहती है। प्रतीक पूर्ण सादृश्य के कारण नहीं, अपितु धुंधली व्यंजना आकस्मिक रूढ़िगत संबंध आकस्मिक रूढ़िगत संबंध के कारण किसी दूसरी वस्तु का सांकेतिक था सूचित करता है। सौंदर्य शास्त्र में प्रतीक अपने प्रत्यक्ष आशय के अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ की व्यंजना करता है, विशेषतः उस आदर्श विषय के जिस वह पूर्णतः आत्मसात नहीं कर सकता। कुछ वस्तुओं में प्रतीकात्मक प्राकृतिक होती है, जैसे प्रकाश को सत्य या ज्ञान का प्रतीक समझा जाता है, और कुछ में पारस्परिक जैसे यूरोप में फ्रांस को या भारत में दधीची को बलिदान का प्रतीक समझा जाता है। यूरोप में क्रांस को और भारत में दधीची को। इसी संबंध में कैंसियर के विचार उल्लेखनीय हैं। उनकी धारणा है कि प्रतीक का निर्माण मनुष्य की मौलिक विशेषता रही है और मानव की आत्म चेतना में विकास में प्रतीकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मनुष्य न तो पूर्ण आदर्शवादी होता है और न ही एकांत भौतिकवादी। उसे चेतना जगत तथा पदार्थ जगत के विपरीत ध्रुवों का सामना करना पड़ता है। 19वीं सदी के अंतिम चरण में फ्रांसीसी कवियों के एक वर्ग ने अपनी विशिष्ट संवेदनाओं का आत्मसात करने और उन्हें व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का कलात्मक उपकरण के रूप में प्रयोग किया था। इस वर्ग में प्रथम प्रतिनिधि थे बौदलेर थे। इंग्लैंड में ब्रिटिश यही स्थान है जो बौदलेर ने फ्रांस में किया था। इंग्लैंड के प्रतीकवाद का प्रमुख प्रतिनिधि ब्रिटिश हैं। वो ब्लैक और सैली से चली आ रही एक स्थायित्व और समांतर परंपरा का अंग है। तो इस तरह से आपको प्रतीकवाद जो है, प्रतीकवाद के लिए ये तो संक्षिप्त टिप्पणियाँ हैं, इसलिए आप इसमें छोटा करके दो चार या आप 250 शब्द में इस तरह से इसे लिख सकते हैं, प्रतीकवाद। उसके बाद हम चलते हैं आधुनिकतावाद। आधुनिकतावाद को हम देखते हैं। आधुनिकतावाद आधुनिकता को सही अर्थ में परिभाषित कर पाना एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि आधुनिकता की अवधारणा किसी एक तत्व पर आश्रित नहीं है। आधुनिकता जीवन के प्रगतिशील अवधारणा है, एक दृष्टिकोण है, एक बोध प्रक्रिया है, एक संसार प्रवाह है। आधुनिकता को रूढ़ से अनवरत विद्रोह करना पड़ता है, क्योंकि वो परस्पर का विकास है। अंग्रेजी में आधुनिक का परिचय शब्द मॉडर्न है, और जो नवयुगीन वर्तमान से संबंधित रीति रिवाज और व्यक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आधुनिकता के लिए वहाँ मॉडर्निटी शब्द का प्रयुक्त होता है, जिसका कोशगत अर्थ है नूतनता, नवीनता और आधुनिकता। वस्तुतः आधुनिकता केवल नवीनता के अर्थ को व्यक्त नहीं करती, अपितु इसमें देश काल की जीवंतता का साथ विवेक युक्त वैज्ञानिक दृष्टि से भी जुड़ी हुई है। आधुनिकता एक सतत प्रक्रिया है जिसमें निरंतरता का गुण विद्यमान है। आधुनिकता एक दृष्टि है जिसमें नए तुल शब्द से निहित बांधा जा सकता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो कई स्तरों पर होती है। डॉक्टर जनार्दन वर्मा ने अपनी पुस्तक आधुनिकता के बारे में 3 अध्याय में लिखा है। मेरी धारणा है कि आधुनिकता मानव विकास यात्रा की जटिल, संश्लिष्ट और गतिशील प्रक्रिया है। यह केवल एक स्थिति और धारणा नहीं है, निरंतर नए होते जाने की वृत्ति और वर्तमानता का बोध भी है। इसलिए मैं आधुनिकता को परंपरा और पुरातन का केवल विलोम नहीं मानता। आधुनिकता का सारा चिंतन और उपक्रम प्राचीन और आधुनिक के द्वंद्व से उपजी
संक्रांति का परिणाम है। आधुनिकता का संस्कार वैज्ञानिक सोच से जुड़ा है। विज्ञान ने हमें पुरातन मूल्यों को तर्क की कसौटी पर कसना सीखा है। उसे मानव ज्ञान को निरंतरता और चिर नूतनता के प्रति विश्वस्त किया है, और यह अर्थ आधुनिकता के मूल में भी है। आधुनिकता संस्कृति को गतिशील देती है तथा उसके सच्चरण की दिशा भी निर्देशित करती है। सच तो यह है कि आधुनिकता ही सांस्कृतिक विकास की प्रेरक है। विवेक युक्त चिंतन से आधुनिकता को देखना परखना समीचीन है, क्योंकि आधुनिकता मूल्यों का नवीनीकरण भी करती है और नए मूल्य भी प्रदान करती है। आधुनिकता को रूढ़िग्रस्त मानसिकता से नहीं समझा जा सकता और न ही उसके प्रतिमानीकरण किया जा सकता है। आधुनिकता के मूल तत्व इस प्रकार है: वैज्ञानिक चेतना, तटस्थ बुद्धिवाद, प्रसन्नाकुल मानसिकता, युगबोध एवं समसामयिकता, अस्तित्व चेतना, संतरास एवं अलगाव, मूल्य संकट एवं मूल्य संक्रमण। आधुनिकता दृष्टि अनिवार्यता बौद्धिकता है। स्वविवेक की कसौटी पर किसी बिना वह सामान्य को स्वीकार नहीं करती। आधुनिकता एक प्रश्नाकुल मानसिकता है जो हर बंधाई व्यवस्था मर्यादा धारणा को तोड़ती है। युग बोध एवं समसामयिकता को आधुनिकता से अनिवार्यता संबंध किया जाता है, क्योंकि आधुनिकता वस्तुतः समसामयिक मूल्यों का प्रतिफलन है। युगबोध भी आधुनिकता का प्रमुख लक्षण है, क्योंकि युग से असंपृक्त होकर कोई भी व्यक्ति आधुनिक होने के बाद नहीं रह सकता। अपने अस्तित्व के प्रति सजग चेतना भी आधुनिकता का एक लक्षण है। मूल्य, मान्यताओं, आशा एवं आकांक्षाओं के प्रति मोह भंग व्यक्ति को संतरास एवं अलगाव से भर देता है। स्वतंत्रता के उपरांत मूल्यों का विघटन तेजी से हुआ। आधुनिकता का भावबोध हमें पुराने मूल्यों का त्याग करने एवं नवीन को ग्रहण करने के लिए विवश करता है। वस्तुतः सभी प्रकार के अतिवाद से बचे हुए जिज्ञासा को जीवित रखना ही आधुनिकता को पहचानने का मार्ग है। उत्तर आधुनिकता को आधुनिकता का अलग चरण भी कहा गया है, जिसमें खोते हुए मानवीय मूल्यों पर जीवन में अस्वीकार का भाव महत्वपूर्ण है। उत्तर आधुनिकता में अस्वीकार तथा कटु यथार्थ के साथ क्षोभ और संतरास का भाव विद्यमान है। इसमें हास्य पर जीवन बिताने वाले लोगों का वर्णन है। महामानव की जगह लघु मानव की स्थापना का प्रयत्न है तथा सार्वभौमिक सत्य पर कुठारघात है। यह टोटेलिटी को नकारता है तथा वर्तमान रूप में उपस्थित समस्याओं पर ध्यान देता है। कुकुर स्वाहा उत्तर आधुनिक रचना है। पर आपका जो प्रश्न यहाँ पर है आपका संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सहृदय मार्क्सवादी चिंतन, रूपवादी समीक्षा और प्रतीकवाद आधुनिकता। यहाँ पर रूपवादी समीक्षा बहुत ही बड़ा है, प्रतीकवाद भी बड़ा है। इसे आप चुनकर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि संक्षिप्त टिप्पणियाँ हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और सहृदय मार्क्सवादी आधुनिकतावाद आप समझ गए होंगे, तो इस चीज़ों को आप पढ़िए, समझिए, बार बार समझिए और समझकर अपनी परीक्षा में इसे प्रयोग कीजिए। इस तरह से आपका यहाँ पर 11 प्रश्न जो है 2019 जून महीने के जो प्रश्न पेपर यहाँ पर समाप्त होते हैं। और इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।